हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे की जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पर देखो, कोई भी बिजनेस हो उसके लिए फाइनेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए फाइनेंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर लिमिटेड होते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करे ताकि उसके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और बिजनेस की यहाँ पर जो है ग्रोथ हो। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पर यूज़ करती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सके और उसकी वेस्टेज को जो है यहाँ पर रोका जा सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर फाइनेंशियल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उसको एक्वायर करने से लेकर उसको यूटिलाइज करने तक हर एस्पेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है ताकि हर स्टेज पर ये इंश्योर किया जा सके कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किसी भी तरह की यहाँ पर वेस्टेज जो है नहीं की जा रही है। क्लियर है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा पूरा रिलेटेड है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ पर आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न भी। जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मेनली किसके साथ कंसर्न होता है? पहला देखो क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फंड। सिर्फ और सिर्फ ये अरेंजमेंट ऑफ फंड्स के साथ रिलेटेड होता है कि फंड्स को कैसे अरेंज किया जा सके। उसके बाद एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस। ये जो है ओवरऑल बिजनेस के मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड होता है, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ, या फिर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एक्वायरिंग यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म्स एक्टिविटीज। यानी कि एक फर्म के अंदर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर यूटिलाइज करने तक जितने भी हमारे एस्पेक्ट आते हैं उन सभी के साथ रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर यूज करने तक सभी एस्पेक्ट को मैनेज करना हमारा काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, द अल्टीमेट एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। जो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? पहला देखो क्या, टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म। यानी कि हमारी जो फर्म है उसकी यहाँ पर वैल्यू को बढ़ाना, उसकी ग्रोथ करना। तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन नीडेड। यानी कि ये इंश्योर करना कि जब भी हमें यहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा हमारे पास यहाँ पर फंड्स अवेलेबल हो, यानी कि किसी भी टाइम पर हमें फंड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, फंड्स को रेज करने की जो कॉस्ट आ रही है उसको यहाँ पर मिनिमाइज करना। तो ये भी हमारा एम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर एम्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखो, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हम अकेले बिजनेस कर सकते हैं, हम किसी के साथ में मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, हम कोई अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है ये भी एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं और यहाँ पर प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर फर्म होती है जिसको एक सिंगल पर्सन एस्टैब्लिश करता है और यहाँ पर रन करता है। इस बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा होता है वो यहाँ पर सिंगल पर्सन ही लगाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है उसी पर्सन के पास यहाँ पर जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एसेट्स होती है उसके ऊपर जो ऑनरशिप होती है वो भी उसी सिंगल पर्सन की ही होती है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाऊँ तो मान के चलो एक राम पर्सन है। ठीक है, उसने यहाँ पर एक राम एंड सन्स नाम की फॉर्म जो है यहाँ पर बनाई। ठीक है, तो इसमें जो भी पैसा लगता है, जो भी कैपिटल लगती है वो राम ही लगाता है। ठीक है, और ये जो भी यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है वो सारा का सारा इस पर्सन के पास ही यहाँ पर आता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फॉर्म है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो पहले देखो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फर्म ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन। यानी कि एक ऐसी फर्म होती है जिसको एक पर्सन यहाँ पर ओन करता है, यानी कि एक पर्सन इसका ओनर होता है और इसको रन भी वही पर्सन करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट है देयर इज अ लीगल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द ऑनर एंड द फर्म, यानी कि जब हम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं तो लॉ की नज़र में जो हमारा यहाँ पर ऑनर होता है और यहाँ पर जो बिजनेस फर्म होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, उनके बीच में एक लीगल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो जब भी कोई पर्सन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ पर ओपन करता है, ठीक है, तो लॉ की नज़र में ये जो राम पर्सन है जिसने राम एंड सन्स फर्म को स्टार्ट किया है वो एक ही पर्सन होता है, यानी कि इनके बीच में कोई भी लीगल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं होता है। क्लियर है? तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्या है, द बिजनेस ऑनर इज रेफर्ड एज अ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि वो पर्सन जो कि बिजनेस का ऑनर होता है, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है, उसको हम यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इट फेजेस लिमिटेशन ऑफ कैपिटल एज द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, यानी कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करते हैं तो वहां पर हमेशा यहाँ पर जो है हमें कैपिटल की कमी होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको एक पर्सन रन करता है और एक पर्सन कितना यहाँ पर जो है कैपिटल जो है अरेंज कर सकता है। तो यहाँ पर देखो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप इंक्लूड्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो है बिजनेस कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो जब देखो जब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी बिजनेस फॉर्म को एस्टैब्लिश करते हैं और उसको रन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म। जैसे एग्जांपल में मान के चलो यहाँ पर ए पर्सन था, बी पर्सन था, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है XYZ लिमिटेड फॉर्म जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश की, ठीक है। अब इसमें जो भी पैसा होता है वो यहाँ पर ये दोनों पर्सन जो है लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और ये फॉर्म जो है वो जो भी प्रॉफिट कमाती है वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो फॉर्म है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं तो जब यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करके एक फॉर्म को बनाते हैं ताकि उससे वो जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए, प्रॉफिट कमा पाए, तो वो हमारी कहलाती है पार्टनरशिप फॉर्म। अब इसमें बोल रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फीचर होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, यानी कि कौन कौन सी यहाँ पर बातें हैं जो सच है रिगार्डिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, यानी कि ये एक एसोसिएशन होती है जिसको दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर यहाँ पर बनाते हैं। तो ये हमारा फीचर होता है। नेक्स्ट क्या, देयर इज अ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन, यानी कि जब दो पार्टीज कोई बिजनेस को स्टार्ट करते तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट का होना यहाँ पर जो है जरूरी होता है। बिना कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म जो है स्टार्ट नहीं की जाती। तो ये भी हमारा यहाँ पर फीचर जो है होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मस्ट है, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके बाद ही वो यहाँ पर बिजनेस करना जो है स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द एग्रीमेंट इज टू कैरी ऑन अ बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट। अब इनके बीच में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम जो है यहाँ पर दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे और उससे हम जो है यहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे और उसको आपस में जो है यहाँ पर शेयर करेंगे। तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है, फीचर है। ये क्या है हमारा यहाँ पर फीचर, और कॉन्ट्रैक्ट उसी काम का होना चाहिए जो वो यहाँ पर करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो यहाँ पर लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो आपको लायबिलिटी का मीनिंग समझा दो। लायबिलिटी क्या होती है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो कि यहाँ पर हमें पे करनी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर एक 10 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, तो ये क्या है, एक लायबिलिटी, एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसको आपको यहाँ पर पे करना है बैंक को। क्लियर है? अब देखो जब भी कोई दो पार्टनर आपस में मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते हैं तो वो भी यहाँ पर बैंक वगैरह से लोन लेते, किसी थर्ड पार्टी से लोन वगैरह लेते, तो उनकी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो है वो अराइज होती है, यानी कि लायबिलिटी जो है अराइज होती है। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो पार्टनर्स है जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट किया है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब कि एक हद तक ही जो यहाँ पर पैसा है वो पार्टनर से मंगवाया जाता है, उसके बाद मंगवाया नहीं जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी सरासर गलत है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि एक पार्टनरशिप फॉर्म के जितने भी कर्जे वगैरह होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, जब तक उनको पे ऑफ नहीं कर दिया जाता तब तक इन पार्टनर से जो है पैसे मंगवाते रहते हैं। चाहे इस केस में इनके जो पर्सनल एसेट्स है वो भी यहाँ पर सोल्ड आउट हो जाए, ये फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक पार्टनरशिप फॉर्म के सारे कर्जे जो है पूरे नहीं होते तब तक इनको पैसा जो है पे करना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते तो हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि जब हमें एक्चुअली में हमारी लायबिलिटी यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, ये एक लिमिटेशन भी हमारे यहाँ पर होती है पार्टनरशिप फॉर्म की। तो यहाँ पर देखो ये हमारे जो 3 फीचर्स हैं ये हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के होते हैं, पर जो चौथा फीचर है वो हमारा यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। पहले 3 हमारे फीचर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, चौथा नहीं। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारे सिंपल पार्टनरशिप में पढ़ा था उसमें एक खामी थी, वो क्या थी कि जो पार्टनर्स थी उनकी जो लायबिलिटी होती थी वो यहाँ पर अनलिमिटेड होती थी, ठीक है। तो इस खामी को दूर करने के जो है लिए जो है यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म होती है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो यहाँ पर लिमिटेड होती है। मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म जब हम स्टार्ट करें तो हमें पहले से पता होता है कि हमें टोटल कितना पैसा यहाँ पर जो है पे करना है। जैसे एग्जांपल के यहाँ पर मान के चलो ए और बी, यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है XYZ लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पर जो है स्टार्ट की, ठीक है। और जब इन्होंने स्टार्ट की तब इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि टोटल जो पैसा ए ने पे करना है वो 50 लाख रुपए है और यहाँ पर जो टोटल पैसा बी ने पे करना है वो यहाँ पर 50 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब पार्टनरशिप फॉर्म है वो इन पार्टनर से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 50 लाख पैसा ही 50 लाख रुपए ही मंगवा सकते, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि इनकी जो लायबिलिटी है वो 50 लाख रुपए से लिमिटेड कर दी गई है। क्लियर है आपको? तो डिफरेंस क्या है, मेनली है पार्टनरशिप फॉर्म ही है, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो इट इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, यानी कि इंडिया के अंदर जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है पास करके यहाँ पर लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप इन विच सम और ऑल पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म है जिसके अंदर एक कुछ सारे पर्सन या फिर कुछ पर्सन की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर लिमिटेड है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि ऐसी लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जिसके अंदर ए पर्सन की जो लायबिलिटी है वो यहाँ पर लिमिटेड है पर बी पर्सन की यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है देयर इज अ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ऑनर एंड द फर्म, यानी कि जो हमारे यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है उसके बीच में ऑनर और फर्म के बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं मानी जाती। लॉ की नजर में ये एक ही होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। क्योंकि देखो ये जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना ये लाया गया है लीगल डिस्टिंक्शन की वजह से। क्योंकि देखो जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और यहाँ पर जो उसके मेंबर्स हैं लॉ की नजर में ना ये अलग अलग पर्सन है, ये मेंबर अलग है और LLP जो है यहाँ पर अलग है। यानी कि LLP की जो लोन्स एडवांसेस हैं जो उनकी एसेट्स है वो अलग है और इनके मेंबर्स की यहाँ पर जो है अलग है। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हम मेंबर्स की लायबिलिटी को यहाँ पर जो है लिमिटेड कर पाते हैं। अगर मान के चलो हम इनको एक ही मान के चले तो यहाँ पर तो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, जो LLP की लायबिलिटी वो मेंबर्स की लायबिलिटी, तो मेंबर्स की लायबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी नहीं। तो इसीलिए इनके बीच में लीगल डिस्टिंक्शन जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसमें पार्टनरशिप फर्म और जो कंपनी होती है उन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस HUF, ठीक है। इसमें से कौन सी हमारी स्टेटमेंट जो है वो HUF को यहाँ पर डिफाइन करती है। तो सबसे पहले HUF का मीनिंग समझ लेते हैं कि HUF बेसिकली यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो HUF एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एक फैमिली जो कि हिंदू फैमिली होती है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है और यहाँ पर जो है रन करती है। इसको अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूँ तो ये हमारा एक फैमिली बिजनेस भी होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता दूँ, एक शर्मा फैमिली है, ठीक है। यहाँ पर एक शर्मा फैमिली है जिसके अंडर एक हमारे यहाँ पर शर्मा जी है, ठीक है, और उसके यहाँ पर दो बेटे, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा बेटा और एक यहाँ पर छोटा बेटा, ठीक है। ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो है शर्मा बिजनेस, यहाँ पर शर्मा एंड सन्स नाम का बिजनेस है वो यहाँ पर जो है रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फैमिली है वो हमारे यहाँ पर हिंदू फैमिली है। तो ये जो शर्मा एंड सन्स बिजनेस है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्लियर है? अब ये जो हमारा HUF होता है इसमें देखो ये तीनों जो है आपस में सारा कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो भी इन दोनों के बीच, तीनों के बीच में यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट जो है होगा। क्लियर है? अब आप सोचोगे HUF और पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। सिंपली देखो जब हम पार्टनरशिप फॉर्म एस्टैब्लिश करते हैं तो जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है। और वो अलग अलग पर्सन्स भी हो सकते हैं, एक फैमिली के नहीं भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। पर जब हम HUF की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन है कि जो मेंबर्स है वो एक ही फैमिली के होने चाहिए और साथ के साथ इनके बीच में किसी भी तरह का एग्रीमेंट भी नहीं होता। यानी कि आप अगर एक हिंदू फैमिली जो कि यहाँ पर एक बिजनेस करती है HUF का, आप उसमें अगर पैदा भी हो जाते हैं तो आप ऑलरेडी उसके जो है मेंबर बन जाते हो, आपको किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट HUF को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, HUF इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द हिंदू लॉ। यानी कि HUF बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर जो है हिंदू लॉ के सारे प्रोविजंस लगते हैं। यानी कि अगर हम HUF बिजनेस करते हैं तो हमें हिंदू लॉ के सभी प्रोविजंस को फॉलो करना जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय बर्थ इन अ हिंदू फैमिली, यानी कि सिर्फ आप किसी हिंदू फैमिली में जन्म ले लेते हो तो ये
ये जो है आप जो HUF है वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाती है, हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है नहीं होती। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी डिफाइन करती है HUF को। नेक्स्ट क्या है, HUF होल्ड्स ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रॉपर्टी एंड द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज करता है। यानी कि जो HUF है हमारा, इसके अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उन सभी की HUF की जितनी भी बिजनेस प्रॉपर्टी है उनके ऊपर ज्वाइंट ओनरशिप होती है। और जो यहाँ पर HUF का हमारे फैमिली का जो सीनियर मेंबर होता है वो यहाँ पर HUF का कर्ता जो है यहाँ पर कहलाता है। यानी कि ये एक तरह का मैनेजर होता है जो कि पूरे HUF बिजनेस को जो है मैनेज करता है। तो ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर द सेक ऑफ इनकम टैक्स एंड HUF इज कंसीडर एज अ सेपरेट टैक्स एंटिटी एज टैक्स सेपरेटली। यानी कि जब हम इनकम टैक्स के पर्पज से बात करें तो यहाँ पर जो हमारी HUF है और जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो दो सेपरेट एंटिटीज हैं और उन दोनों के ऊपर सेपरेटली जो है यहाँ पर टैक्स लगता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है डिफाइन करता है HUF का। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जो है HUF और उसके मेंबर्स एक ही माने जाते हैं, कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता। पर जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वहां पर इनके बीच में जो है डिस्टिंक्शन माना जाता है, डिफरेंस जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर ये सारी स्टेटमेंट डिफाइन करें तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी का यहाँ पर मीनिंग समझते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर इस्टेब्लिश करते हैं और उनका पर्पस क्या होता है इस्टेब्लिश करने का, ताकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो जो है उन सभी के कॉमन गोल्स को अचीव करने में जो है हेल्प करे। यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, जिन लोगों ने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया है उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनके जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने में उन सभी के यहाँ पर जो है हेल्प करना। जैसे एग्जांपल के मान के चलो यहाँ पर ABC ये तीन पर्सन है जो कि यहाँ पर कारों का बिजनेस करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बना दी। ठीक है, मान के चलो वो XYZ है। ठीक है, XYZ यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, XYZ को बनाया किस लिए गया, ताकि ये जो इन तीनों का जो बिजनेस है, कारों का जो बिजनेस है, उन तीनों के बिजनेस को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए, मार्केट में इन तीनों की जो सेल्स है उनको यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है वो जो है इन तीनों के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए काम करेगी और इन तीनों की वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो ये जो XYZ लिमिटेड है ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कहलाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या करिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर इंडिविजुअल ज्वाइन हैंड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन गोल्स। यानी कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है जिसके अंडर यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया उनके जो कॉमन गोल्स हैं उनको यहाँ पर अचीव किया जा सके, उनकी यहाँ पर प्रमोशन की जा सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्या, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सर्विस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि इसका जो मेन काम होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन सभी के लिए काम करना, उन सभी के लिए डेवलपमेंट करनी, उन सभी को यहाँ पर सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी जिसकी हेल्प से वो यहाँ पर डेवलप हो सके। तो ये भी स्टेटमेंट हमें डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बाय लॉ। यानी कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो यहाँ पर रजिस्टर्ड होती है तो उस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने इन्हें एस्टैब्लिश किया होता है उनके बीच में लीगल डिस्टिंक्शन पाया जाता है। लॉ की नज़र में वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वो क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन इन अ फर्म डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा डिसीजन है जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस के अंडर यहाँ पर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन का पहला मीनिंग समझते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन यहाँ पर क्या होता है। तो सिंपली देखो नाम से पता लग रहा होगा कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने से लेकर उसको यूटिलाइज करने तक जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन के अंडर जो है आते हैं। अब इनमें से कौन कौन से हमारे फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, तो पहला देखो क्या, एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, दूसरा क्या है, डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा क्या है, डिसाइडिंग ऑन सोर्स ऑफ फंड, या फिर चौथा ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो आंसर आपको पता लगे ही होगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ये जो बाकी के तीन है हमारे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये होते क्या है तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला बात करते हैं एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड। तो ये हमारा पहला फाइनेंशियल डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के।
इस डिसीजन के अंडर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमें कितनी यहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें अपने बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए कितने पैसों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वो हम जो है इस डिसीजन के अंडर जो है डिसाइड करते हैं। मान के चलो हमने एस्टिमेट लगाया और हमें लगा कि हमें जो है 50 लाख रुपए की यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये जो डिसीजन हमने लिया है ये हमारा कहलाता है एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसीजन होता है वो हमारा क्या होता है, डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 50 लाख रुपए यहाँ पर चाहिए, उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो 50 लाख रुपए है ना, वो हम कहाँ से रेज करेंगे, यानी कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कैसा होगा। आप लोगों को पता है कि बिजनेस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला क्या होता है कि वो ऑनर से पैसा मंगवा सकते हैं और यहाँ पर वो जो है डेट भी ले सकते हैं, यानी कि बैंक वगैरह से, थर्ड पार्टी से ऑनर के अलावा जो है पैसा मंगवा भी सकते हैं, डेट ले सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो इन दो चीज़ों से मिलकर जो है बना होता है। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इस डिसीजन के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना पैसा जो है ऑनर से मंगवाया जाए और कितना पैसा जो है थर्ड पार्टी से मंगवाया जाए। मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया कि हमें ऑनर से 30 लाख रुपए मंगवाना है और डेट के पैसे से, यानी कि थर्ड पार्टी से हमें यहाँ पर बैंक वगैरह से जो है 20 लाख रुपए मंगाना है। तो यहाँ पर जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिसाइड हो चुका है। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, 30 लाख रुपए ऑनर का और 20 लाख रुपए और पार्टीज का। क्लियर है। ये जो डिसीजन हमने लिया है ये हमारा कहलाता है डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या है, डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड। जब हम एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद जब हम पैसा मंगवाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कई सारे सोर्सेज होते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम ऑनर से पैसा मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास कई सोर्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स भी यहाँ पर इशू कर सकते हैं। ऐसे अगर हम यहाँ पर डेट से पैसा मंगवाना चाहते हैं तब भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम पब्लिक से पैसा मंगवा सकते हैं, हम यहाँ पर बैंक से ले सकते हैं लोन, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिसाइडिंग ऑन सोर्सेज फंड्स के अंडर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस सोर्स से, हमें यहाँ पर इक्विटी से पैसा मंगवाना चाहिए, प्रेफरेंस से पैसा मंगवाना चाहिए, पब्लिक से लोन लेना चाहिए, या फिर बैंक से यहाँ पर लोन जो है लेना चाहिए। क्लियर है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो हमारे यहाँ पर लिए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। क्लियर है। इसके अलावा और भी होते हैं, उनको भी हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड दैट कैन बी यूज्ड टू रेज कैपिटल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि पैसा हमें कहाँ से मंगवाना है, उसके बाद हम अलग अलग सोर्सेज का भी यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पर सोर्सेज होता है जहां से कैपिटल जो है रेज कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा क्या है, पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर। तीसरा क्या है, टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर सोर्सेस होते हैं जहां से ऑर्गेनाइजेशन जो है कैपिटल रेज कर सकती है। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ बेसिकली होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम बिजनेस के अंदर एक हमें इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटेजी से लेकर। क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी को लेकर, यानी कि हमें अपने बिजनेस की ग्रोथ जो है वो यहाँ पर कैसे करनी है, कैसे हमें यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करना है अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है। तो जब हम ग्रोथ से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला देखो क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। दूसरा क्या है हमारा इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, देखो जब हम अपने ही बिजनेस की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि हमारे जो फिक्स एसेट्स हैं उनको हम ज़्यादा परचेज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। यानी कि हमें अपने अंदर जो है कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, इंप्रूवमेंट करना है। दूसरा देखो क्या है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे जो सिमिलर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हम उन्हीं को यहाँ पर जो है एक्वायर कर लेते हैं। यानी कि अपने लिए फिक्स एसेट परचेज करने की बजाय हम वो पूरे जो बिजनेस जो रन किया रहा है उसी को एक्वायर कर लेते हैं, जिससे हमारी कैपेसिटी अपने आप ही जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, पहले 500 यूनिट जो है प्रोड्यूस करती थी, जिससे वो 50 लाख का प्रॉफिट जो है वो कमा पाती थी। ठीक है। अब XYZ लिमिटेड ने क्या किया, अपने जो मशीन थे उसको डबल कर दिया, जिससे क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी यहाँ पर 100, ठीक है, 1000 यूनिट्स की हो गई और उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ के यहाँ पर 100 लाख रुपीस प्रॉफिट की यहाँ पर हो गई। तो ये जो हमने ग्रोथ किया ये हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें हम लोग अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, हमने अपनी फिक्स एसेट को परचेज किया। दूसरा देखो क्या है कि यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन पहले जो 500 यूनिट प्रोड्यूस करती थी और 50 लाख प्रॉफिट कमाती थी, तो इसने यहाँ पर देखा कि एक ABC लिमिटेड कंपनी है, वो भी यहाँ पर जो है 500 यूनिट प्रोड्यूस करती है और उसका भी प्रॉफिट लगभग इतना ही यहाँ पर आ जाता है। तो इसने क्या किया,
फिक्स एसेट को परचेज करने के बजाय इस कंपनी को यहाँ पर जो है एक्वायर कर लिया, जिससे क्या हुआ कि अल्टीमेटली इसकी जो यूनिट्स है वो 1000 यूनिट्स हो गए और उसका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर जो है दुगना हो गया। तो ये जो ग्रोथ है वो हमारी कहलाती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ? पहले देखो क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व्स एडिंग मोर फिक्स एसेट, यानी कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम और फिक्स एसेट को ऐड करते हैं, और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरी फॉर्म्स को जो है एक्वायर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम यहाँ पर अदर फॉर्म्स को एक्वायर करते हैं, और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट जो है वो ऐड करते हैं अपने कैपेसिटी के अंदर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट है, बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व एडिंग मोर फिक्स एसेट, यानी कि दोनों ही केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स एसेट परचेज करते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्या है, बोथ ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक ग्रोथ इन्वॉल्व एक्वायरिंग अदर फॉर्म्स, यानी कि दोनों के अंदर हम दूसरी फॉर्म्स को जो है एक्वायर करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यही एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल कंट्रोल का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर? क्लियर है। तो फाइनेंशियल कंट्रोल भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करते हैं। यानी कि जब हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अरेंज कर लिए, उसके बाद हम जब उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई वेस्टेज तो नहीं हो रही है, कोई अगर यहाँ पर वेस्टेज हो रही है तो उसको यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर जो है दूर करना। तो फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, मेनली मॉनिटर करना, एफिशिएंसीज इन एफिशिएंसीज को जो है फाइंड आउट करना और उनको यहाँ पर जो है रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्या कह रहा है, इसके अंदर हम लोग जो है फंड्स को, रिसोर्सेज को रेज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है, टू मॉनिटर फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उनको हमें मॉनिटर करना है और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। बाकी का ऑप्शन भी देख लो, टू एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू डिसाइड द सोर्सेज ऑफ फंड, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव जो है नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें से हमारी कौन सी यहाँ पे जो है टेक्निक है यूज की जाती है फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल का आपको मीनिंग पता लग गया कि हमें मॉनिटर करना है, और जब हम मॉनिटर करते हैं, इन एफिशिएंसीज को फाइंड आउट करते हैं, तो कुछ हम यहाँ पर टूल्स को यहाँ पर यूज करते हैं, और उनमें से कौन सा हमारा टूल होता है फाइनेंशियल कंट्रोल का, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्या है, कॉस्टिंग, दूसरा क्या है, बजटरी कंट्रोल, तीसरा क्या है, रेशियो एनालिसिस, चौथा क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन हमारे यहाँ पर टूल्स होते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर, चौथा हमारे यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन जो है होता है। क्लियर है। तो एक एक करके इन टूल्स के बारे में जानते हैं। पहले बात करते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जिसपे हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उसकी हम कॉस्ट जो है प्रॉपर तरीके से पता करते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी यहाँ पर कितनी है। यानी कि जब यहाँ पर प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो हम प्रॉपर तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी जो यहाँ पर कॉस्ट आई है वो कितनी आई है, ठीक है, कैसे आई है, और यहाँ पर किसी भी तरह की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा तो नहीं इनकर हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइंड आउट की जाती है, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो सही तरीके से जो है यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कामों का यहाँ पर जो है बजट बना देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का बजट बना दिया, ठीक है। तो अब जब हम फाइनली प्रोडक्शन करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, बजट को ध्यान में रख के जो है प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मान लो मैंने 50 लाख रुपए का बजट बनाया है कि हमें 50 लाख रुपए प्रोडक्शन करने हैं। जब हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पता है कि 50 लाख रुपए ही हमारे पास प्रोडक्शन के लिए, और इसी से हमें जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो यहाँ पर फुलफिल करना है। तो हम यहाँ पर थोड़े जो है यहाँ पर हम कॉन्शियस हो जाते हैं और यहाँ पर हम सही तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर यूज कर पाते हैं। क्लियर है। और जब हम यहाँ पर प्रोडक्शन कर लेते हैं तो अगर बाई चांस इसमें किसी भी तरह का डिफरेंस आता है बजट में और जो हमारी एक्चुअल यहाँ पर कॉस्ट आई है, तो उसके बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं और रीजन फाइंड आउट करते हैं, ताकि आगे चलकर ये जो डिफरेंस है वो क्रिएट ना हो सके, ये जो वेस्टेज हुई है वो यहाँ पर ना हो सके। उसके बाद रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल डाटा की हेल्प से हम अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं और उसके बिहाफ पर हम जो है एक्टिविटीज़ को जो है मॉनिटर करते हैं। जैसे एग्जांपल में करंट रेशियो फाइंड आउट कर ली, क्विक रेशियो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, ये सारे रेशियोज हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन इज नोन है। यानी कि जब भी हम यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस लेते हैं, तो कुछ यहाँ पर हमें गाइडलाइंस को जो है फॉलो करना जरूरी होता है, जो कि हमें बताते हैं कि सही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे लेना चाहिए। इन गाइडलाइंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? पहला देखो क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा क्या है, फाइनेंस प्रिंसिपल कहते हैं। तीसरा फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर जो है फॉलो करते हैं, ताकि हमारे जो बिजनेस है उसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसका सही तरीके से यूज जो है वो किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस नहीं होता है? पहला क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा क्या है, रिस्क एंड रिटर्न। तीसरा क्या है, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। चौथा क्या है, डिवर्सिफिकेशन या फिर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर बता दो ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं होता है, और बाकी ये जो होता है वो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं फाइनेंस के। और जब भी हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें यहाँ पर क्या बताता है कि यहाँ पर जो हमारे पास मनी पड़ी होती है, जो हमारे यहाँ पर मनी पड़ी होती है, उसकी जो है वैल्यू जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज रहती है। यानी कि आज जो आपके पास यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है, मान के चलो आपके पास अभी जो है 1000 रुपीज यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यही सेम जो 1000 रुपीज है वो आपको 1000 रुपीज जो है 5 सालों के बाद मिलने वाले हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो 1000 आज आपके पास पड़ा है और ये जो 5 साल के बाद आपको रिसीव होना है, उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेम नहीं है। ये जो 1000 रुपीज है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है इस 1000 से। अब ये ऐसा क्यों है? देखो यहाँ पर अर्निंग कैपेसिटी, मेन रीजन इसके बीच में डिफरेंस का वो क्या है, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ मनी। आप लोगों को पता है कि जो मनी है ना, उसमें अर्न करने की कैपेसिटी होती है। अगर आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस पर रेगुलर रिटर्न जो है यहाँ पर मिलता है। मान के चलो आपने 1000 रुपीज जो है मार्केट में इन्वेस्ट कर दी, आपको यहाँ पर 10% जो है यहाँ पर रिटर्न जो है मिलता है। तो हर साल आपको यहाँ पर कितना, 100 रुपये जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका 5 साल आते आते आपका जो 1000 रुपीज था वो तो प्रिंसिपल अमाउंट था, 500 रुपये आपको यहाँ पर जो है हमारा रिटर्न जो है मिलेगा। यानी कि 5 साल के बाद ये जो 1000 रुपीज है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1500 है। कितनी है? 1500। और आप अगर कंपैरिजन करोगे तो आज के 1000 की वैल्यू 5 साल के बाद 1500 है और इसकी 1000 है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस जो है दे सकते हो। तो जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंसिंग डिसीजन ले रहे हैं, तो उस वक्त हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है और उसके हिसाब से ही हमें जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है यहाँ पर लेना है। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि जो फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है उसकी आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, और उसके बाद ही हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, रिस्क एंड रिटर्न। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा यहाँ पर जो है रिस्क एंड रिटर्न जो है यहाँ पर जुड़ा होता है। रिस्क क्या होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि वो जो पैसा है वो आपका यहाँ पर डूब जाए, आपको यहाँ पर लॉस हो जाए। रिटर्न क्या है कि जब हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर हमें जो है पैसा मिलेगा, हमें रेगुलर बेसिस पे रिटर्न जो है मिलेगी। अब देखो क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न का जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो रिटर्न भी बढ़ेगी। यानी कि देखो यहाँ पर अगर हम रिस्क ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारी रिटर्न होगी ना वो भी यहाँ पर ज्यादा होगी, और अगर हम यहाँ पर जो रिस्क है वो यहाँ पर कम लेंगे तो हमारी जो रिटर्न होगी वो यहाँ पर जो है कम होगी। ठीक है, तो हमारा रिस्क एंड रिटर्न जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पर क्या कहता है कि जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें ना तो उसके साथ जो भी रिस्क जुड़ा हुआ है, जो भी रिटर्न जुड़ा हुआ है, उसकी हमें प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है और उनका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना और उस तरीके से हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। यानी कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर रिस्क डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो रिस्क एंड रिटर्न है उसका कंपैरिजन करने के बाद हमें एक ऑप्टिमम यहाँ पर जो है रिस्क एंड रिटर्न का जो है बैलेंस बनाना है, जिससे हमें यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी कम हो और यहाँ पर जो हमारी रिटर्न हो वो भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम हो, और इस तरीके से हमें जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। अब लिक्विडिटी एंड रिटर्न तो दोनों का पहले यहाँ पर मीनिंग समझ लो। लिक्विडिटी और रिटर्न बेसिकली यहाँ पर होती है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब है कि फंड्स को लिक्विड फॉर्म में रखना। देखो हम जब बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस करने के लिए हमें डे टू डे बेसिस पे कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जैसे कि सैलरीज पे करनी, वेजेस पे करनी। तो उसके लिए जरूरी होता है कि कुछ कैश हमें जो है, कुछ फंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर जो है रखने जरूरी होते हैं। ठीक है, रिटर्न का क्या मतलब है, जो पैसा आपको, जब आप पैसा को इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पर रिटर्न जो है वो जनरेट करनी है। ठीक है, अब देखो जब हम किसी बिजनेस के अंदर जब लिक्विडिटी यहाँ पर जो है ज्यादा मेंटेन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम फंड को अपने पास जो है होल्ड करके रखते हैं, जिससे हम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर कम कर पाते हैं और हमारी जो रिटर्न है वो यहाँ पर कम हो जाती है। इसके ऑपोजिट अगर हमें यहाँ पर
कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाते हैं, यानी कि फंड्स की कमी हो जाती है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या कहता है कि जब भी हम बिजनेस कर रहे हो ना तो हमें इन दोनों का एक बैलेंस मेंटेन करना है, मतलब इस तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है कि हमारी लिक्विडिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमारी जो रिटर्न है वो भी यहाँ पर जो है मैक्सिमम। तो लिक्विडिटी और रिस्क रिटर्न को ध्यान में रख के ही हमें अपने फाइनेंशियल रिसोर्स को यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, डिवर्सिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है फाइनेंस का। डिवर्सिफिकेशन हमें यहाँ पर क्या कहता है कि हमें जब भी अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना है तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करना है ताकि जो हमारा रिस्क है वो यहाँ पर जो है कम हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि अगर मान के चलो एक यहाँ पर कंपनी XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसने यहाँ पर ABC लिमिटेड में 50 लाख रुपए यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर दिए, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। जैसे ही उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया ना तो इसका जो रिस्क है वो ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर बाई चांस ABC लिमिटेड गई ना, डूब गई, तो आपका 50 लाख रुपए सारा का सारा ही डूब जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा डिवर्सिफिकेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो ना, यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में मान के चलो एक A कंपनी है, B कंपनी है, C कंपनी है, D कंपनी है, तो आप अपने पैसे होना इन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि अगर मान के चलो एक कंपनी डूब भी जाती है तो बाकी जो 3 कंपनी उसमें आपका पैसा सेफ रहेगा और उससे जो रिटर्न आएगी ना उससे ये जो लॉस होगा वो यहाँ पर जो है कवर हो जाएगा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर डिवर्सिफिकेशन को भी फॉलो करना जरूरी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क शुड बी मेंटेन टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सच बैलेंस इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हमने देखा था कि अगर कोई बिजनेस यहाँ पर ज्यादा रिटर्न ऑप्टिमम रिटर्न यहाँ पर जो है कमाना चाहती है, मैक्सिमम रिटर्न कमाना चाहती है, तो उसको रिस्क और रिटर्न में एक बैलेंस जो है यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है। वो जो बैलेंस होता है उस बैलेंस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट ट्रेड ऑफ, दूसरा ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ, या फिर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन सी, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पर बैलेंस बनाएंगे, जिस बैलेंस को बना के हम ज्यादा कम रिस्क और ज्यादा रिटर्न कमाएंगे, वो हमारा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो है वो कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ कैन फाइनेंशियल डिसीजन एट अ कंपनी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, यानी कि एक फाइनेंशियल कंपनी के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं वो यहाँ पर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से कैसे यहाँ पर जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला देखो क्या है, ये जो है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज करता है कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिस्क करे, या फिर ये डिस्करेज करता है, मतलब कि फर्म को कहता है कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लेना है, या फिर इट हेल्प्स फर्म फाइंड आउट द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड ट्रेड, यानी कि ये हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर रिस्क और रिटर्न के अंदर एक ऑप्टिमल बैलेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर सके, या फिर इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पे कोई भी इम्पैक्ट जो है नहीं रखता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हेल्प करता है फर्म को एक ऑप्टिमल बैलेंस बनाने के लिए रिस्क और रिटर्न के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कैन बी एक्सप्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग समझा दूं, ये क्या होता है। तो यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक मिनिमम रिटर्न होती है जो कि हर एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है जब भी वो कोई इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि मान के चलो ए पर्सन है, उसने यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मिनिमम मुझे इस पे 10% का इंटरेस्ट जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ये जो 10% है ये हमारा क्या आता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कहलाता है। अब जब भी हम यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा जो है हम यहाँ पर रिस्क को कंसीडर करते हैं। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज होता है, जितना हम कम रिस्क लेते हैं उतना ही हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो यहाँ पर कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो रिलेशन को हम यहाँ पर एक इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर जो दिखा सकते हैं। पहला जो इक्वेशन है मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम कैलकुलेट करना चाहे, उसके रिलेशन को इस्टेब्लिश करना चाहे तो हम रिस्क फ्री रिटर्न को अगर प्लस कर देते हैं रिस्क प्रीमियम के साथ, तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये दोनों है क्या, तो पहले बात करते हैं रिस्क फ्री रिटर्न की। देखो रिस्क फ्री रिटर्न एक ऐसी रिटर्न होती है जो कि हमें जनरेट होती है ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करके जहां पर हम जीरो रिस्क जो है ले रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो है मानी जाती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो 100% आपका पैसा जो है वो यहाँ पर सेफ रहता है। तो यहाँ पर हम 0% जो है रिस्क ले रहे हैं और इसके ऊपर जो हम यहाँ पर रिटर्न कमा रहे हैं वो हमारी कहलाती है रिस्क फ्री रिटर्न। क्या कहलाती है? हमारी रिस्क फ्री रिटर्न। क्लियर है आपको? अब देखो क्या होता है ना कि जब भी हम
किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अलावा किसी और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो रिस्क है वो यहाँ पर अराइज होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा हम अमाउंट जो है वो डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिस्क प्रीमियम है वो यहाँ पर अवॉर्ड है जो हम यहाँ पर रिस्क लेते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा अवॉर्ड, जितना कम रिस्क उतना कम रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान के चलो जो हमारी रिस्क फ्री रिटर्न है वो 10% है और हमने जो रिस्क फ्री प्रीमियम हमें मिल रहा है वो 5% है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15% यहाँ पर जो है हो जाएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, ए प्रॉब्लम दैट अराइजेस व्हेन एजेंट्स डोंट फुली रिप्रेजेंट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज नोन एज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पर एजेंसी के बारे में समझना है कि एजेंसी बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली देखो एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंडर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना काम करवाने के लिए जो है अपॉइंट करता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो एक ए पर्सन है, वो यहाँ पर कार को बना के मार्केट में सेल करते हैं, तो उसने यहाँ पर जो है अपने कारों को सेल करने के लिए एक बी पर्सन को यहाँ पर जो है अपॉइंट कर लिया और बी पर्सन यहाँ पर क्या करेगा, इसके कारों को जो कि ए की है उसको यहाँ पर जो है सेल करने का काम करेगा। तो इनके बीच में ये जो रिलेशन है ना उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एजेंसी का रिलेशन, और इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पर्सन यहाँ पर हायर करता है दूसरे पर्सन को अपना काम करवाने के लिए वो पर्सन हमारा यहाँ पर कहलाता है प्रिंसिपल, और यहाँ पर जो बी पर्सन है यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक है, जिसको अपॉइंट किया जा रहा है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एजेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होती है इसमें यहाँ पर दोनों पर्सन के यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको यहाँ पर फुलफिल करना इनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अगर प्रिंसिपल की मैं यहाँ पर ड्यूटी की बात करूँ तो इसकी ड्यूटी है कि बी पर्सन ने जो भी काम किया उसके लिए उसको फुली कंपनसेट करना, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड देना, रेवेन्यू उसको यहाँ पर देनी है, तनख्वाह वगैरह देनी है, ठीक है। और यहाँ पर बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इसने यहाँ पर जो है ए पर्सन के लिए काम करना है और ए पर्सन के बेनिफिट के लिए यहाँ पर जो है काम करना है, मतलब कि कोशिश करनी है इस तरीके से काम करना है कि जो ए पर्सन है ना उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है बेनिफिट हो। क्लियर है, यानी कि अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना, इसके बेनिफिट के बारे में सोचना है, क्योंकि इसने अपने काम करवाने के लिए इसको आपको जो है अपॉइंट जो है वो किया। तो क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, जब यहाँ पर हमारा जो एजेंट है जब अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना उसको सही तरीके से पूरा नहीं करता और प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर जो है काम नहीं करता, तो वो जो प्रॉब्लम आती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर क्या है, एजेंसी प्रॉब्लम इज अ करेक्ट आंसर। एजेंसी प्रॉब्लम इज अ करेक्ट आंसर। जब कोई एजेंट हमारे प्रिंसिपल के लिए सही तरीके से काम नहीं करता, उसके बेनिफिट के लिए काम नहीं करता, अपने बेनिफिट के लिए सोचने लग जाता है, जिसकी वजह प्रिंसिपल को लॉस होना शुरू हो जाता है, तो वो जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो हमारी कहलाती है एजेंसी प्रॉब्लम। अब एजेंसी प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझाऊं तो यहाँ पर देखो मान के चलो ए पर्सन है बी पर्सन है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या है हमारा यहाँ पर एजेंट है ना। तो मान के चलो कार जो यहाँ पर सेल कर रहा है वो उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास दो पर्सन आए, एक ए और यहाँ पर बी, सॉरी एक यहाँ पर सी और डी, ठीक है। सी पर्सन बी के पास आया, वो कहता है ठीक है आप मुझे 5 लाख रुपए की यहाँ पर जो है कार बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक डी पर्सन आता है, ठीक है, यहाँ पर एक डी पर्सन आता है, वो यहाँ पर इसको क्या कह रहा है कि देखो यार 5 लाख में नहीं दे सकता, एक काम करो मुझे ये कार जो है 4 लाख रुपए की दे दो, बीच में ना मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कमीशन जो है वो पे कर दूंगा, ठीक है, आपका भी बेनिफिट मेरा भी बेनिफिट। तो यहाँ पर देखो एजेंट ने क्या किया, इस डी पर्सन की बात मान ली, ठीक है, और उसने क्या किया यहाँ पर जो है डी को जो है 5 लाख रुपए की कार की बजाय यहाँ पर 4 लाख रुपए में कार जो है यहाँ पर बेच दी और इसे कह दिया कि 4 लाख में ही बात है सेटल हो पाई, ठीक है, और इसको यहाँ पर एक जो है कमीशन मिल गया। तो आप इसमें देखोगे कि एजेंट ने जो एक्ट है वो सही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक सी पर्सन 5 लाख रुपए में कार खरीदने के लिए तैयार था, तो इसे क्या करना चाहिए था, इस सी पर्सन को कार खरीदना बेचना चाहिए था ताकि जो प्रिंसिपल है उसको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है, पर इसने ऐसा नहीं किया। तो इस एक्ट की वजह से इनके बीच में जो प्रॉब्लम हुआ, जो कन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि यह कहेगा ना कि यार इतनी कम में क्यों बेचा, जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई होगी, तो इनके बीच में जो प्रॉब्लम हुई है उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर कह देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, द एजेंसी प्रॉब्लम इन अ कंपनी आर नॉर्मली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि कंपनी की अगर यहाँ पर बात करें तो कंपनी के केस में इनमें से कितनी टाइप्स की हमारी एजेंसी प्रॉब्लम जो है हो सकती है। तो कंपनी में एक चीज आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं और इनके जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होती है, यानी कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका जो है डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता, वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को जो है कंट्रोल नहीं करते, उसके लिए हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम है वो यहाँ पर जो होती है। तो कई बार क्या होता है कि ऑनर्स और मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पर जो है कंफ्लिक्ट जो है अराइज हो जाता है।
ये मेन जो कन्फ्लिक्ट है वो अराइज होता है कंपनी के अंदर। इसके अलावा भी हमारी यहाँ पर कुछ अदर टाइप्स होती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप यहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे जब ऑनर्स और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है, एजेंसी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर वर्सेज मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, शेयर होल्डर, बॉन्ड होल्डर एंड अदर क्रेडिट। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं और यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी से कंपनी ने लोन वगैरह लिया होता है, उनके बीच में यहाँ पर जो है कंफ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि वो यहाँ पर लड़ने लग जाता है। मतलब कि कोई मान लो टॉपिक है जिसमें क्या हो रहा है कि शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो रहा है और बॉन्ड होल्डर्स जो हमारे अदर क्रेडिटर्स हैं, बैंक वगैरह, उनका यहाँ पर लॉस हो रहा है, जिनकी वजह से इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। जैसे होता है ना कि कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स जो है जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, उनका कंपनी के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है, और कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं जिनके पास कम शेयर्स यहाँ पर जो है होते हैं। तो क्या होता है कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, तो उनका वो जो है अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, मतलब अपना बेनिफिट सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को लॉस होना लग जाता है और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ मेजर ऑफ मिटिगेटिंग द एजेंसी प्रॉब्लम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, कोई यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कौन कौन से यहाँ पर उपाय जो है वो करने होते हैं, कौन कौन से मेजर जो है यहाँ पर लेने पड़ते हैं। पहले देखोगे, इंश्योरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी अक्रॉस ऑल ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस में जो भी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी जो है मेंटेन करनी है, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है छुपी ना हो। तो ये हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। ये हमारा एक तरीका होता है जिससे हम एजेंसी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंप्लीमेंटिंग रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन ऑन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स एंड मैनेजर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर एजेंट्स होते हैं, जो यहाँ पर हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनके ऊपर कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो यहाँ पर कम करनी, ताकि वो अपनी मनमर्जी यहाँ पर ना कर सके। तो ये भी एक उपाय होता है। नेक्स्ट है, एस्टैब्लिशिंग कंपनसेशन स्ट्रक्चर फॉर एजेंट दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फाइनेंशियल गेन्स और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो हम यहाँ पर एजेंट्स को कंपनसेशन पे करते हैं, उनका जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस की अगर ग्रोथ हो रही है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो, और अगर बिजनेस की ग्रोथ कम हो रही है तो उनका भी यहाँ पर बेनिफिट जो है वो कम होगा, जिससे क्या होगा, एजेंट और मोटिवेट होकर यहाँ पर जो है काम करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है, थ्योरीज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स और मॉडल्स दैट हेल्प एक्सप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरीज ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का यहाँ पर मीनिंग समझा दूँ। तो यहाँ पर देखो, ये ऐसी थ्योरीज होती हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एजेंसी प्रॉब्लम है, जो कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, हम ये जान पाते हैं कि ये जो कंफ्लिक्ट है वो कैसे अराइज हुआ, क्या रीजंस थे, ठीक है, ये कैसे हमारे सामने आए, इसको ठीक करने के हमारे पास क्या क्या रास्ते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें इस थ्योरी से पता लगती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें थ्योरीज ऑफ कंफ्लिक्ट जो है वो क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं एक यहाँ पर कंफ्लिक्ट जो होता है हमारा। पहला देखो क्या है, वाई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर एजेंसी प्रॉब्लम है वो अराइज क्यों हुआ, उसके पीछे यहाँ पर रीजंस क्या है, तो ये हमारा एक्सप्लेन करता है, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट क्या है, हाउ दे मैनिफेस्ट, यानी कि वो जो हमारे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराइज कैसे हुए, वो हमारे सामने आए कैसे, किस किस फील्ड में जो है कंफ्लिक्ट अराइज हुआ, वो चीज़ हमें यहाँ पर पता लगता है। उसके बाद पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज ऑफ मिटिगेट देम, यानी कि जो पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं जिनकी हेल्प से हम इसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। तो ये भी हमारा होगा। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर जो है चीज़ें होती हैं जो कि हमें थ्योरीज ऑफ कंफ्लिक्ट से पता लगते हैं, जिससे हम एक एजेंसी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं और उसको हम दूर कर पाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो यहाँ पर ओवर होता है। तो इसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, उसकी प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो है हमें चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे मैसेज जो है कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।